एम कुमार प्रियदर्शी +2 उच्च विद्यालय बनियाडी से आप लोग को पिछले क्लास में जो यूनिट 2 के तहत जो शेष रह गया था उसको हम आज कंटिन्यू करेंगे, है ना। तो 3 यूनिट मुख्यतः शेष रह गए थे, जिसमें से पहला देखेंगे हम लोग जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियां, और दूसरा टॉपिक मेरा होगा जनांकीय संक्रमण के सिद्धांत, और तीसरा टॉपिक होगा उसी से रिलेटेड जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। तो सबसे पहले पहला टॉपिक पे आते हैं, जनसंख्या वृद्धि की ट्रेंड्स क्या है, इस जनसंख्या का जो है ट्रेंड क्या है वर्तमान समय में। तो देखेंगे जब विकसित देश और विकासशील दोनों देशों की जनसंख्या वृद्धि पर अगर हम नजर डालते हैं तो दोनों की जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति जो है अलग अलग है। जहां तक टोटल जनसंख्या की बात है तो विकसित देशों में जहां कुल जनसंख्या अभी वर्तमान समय में जो 7.71 अरब जनसंख्या है, उसका 20% जनसंख्या जो है विकसित देशों में रहती है, और 80% जनसंख्या है जो कि विकासशील देशों में रहती है। विकसित देश का मतलब यहाँ पर आप याद रखेंगे ग्रुप 7 के जितने भी कंट्री हैं उससे मेरा तात्पर्य होगा अभी G8 हो गया है, और विकासशील देशों से कहने का मेरा मतलब है जो विकास की अभी अग्रसर कर रहे हैं, और कुछ अल्प विकसित कंट्री हैं जैसे सब सहारा रीजन के जो अफ्रीकन के जो कंट्री हैं उसको भी हम अल्प विकसित कंट्री में रखेंगे। तो एक तरह से जनसंख्या का वृद्धि का प्रवृत्ति जो है विकसित देशों में अलग प्रकार का है, विकासशील देशों में अलग प्रकार का है। यहाँ पर विकसित देशों में जनसंख्या एक बहुत बड़ी समस्या नहीं है, वहां तो जनसंख्या वृद्धि की समस्या नहीं है। यूरोप के कुछ विकसित देशों में तो जनसंख्या जो है दिनों दिन जो है क्रमिक रूप से उसका ह्रास हो रहा है, लेकिन विकासशील देशों में जनसंख्या बहुत विस्फोटक वृद्धि से बढ़ रही है, जिसमें से मुख्य रूप से आप चाइना, भारत और ब्राजील, नाइजीरिया, ये सब कंट्री को आप रख सकते हैं, मैक्सिको को रख सकते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि विकसित देशों में जहां पर जनसंख्या वृद्धि दर अभी वर्तमान समय में 0.1% हो गई है, वहीं पे विकासशील देशों में जनसंख्या वृद्धि दर 1 से ऊपर है। जहां तक भारत की बात करेंगे तो यहाँ की जनसंख्या वृद्धि दर जो है 1.2 है। अगर सामूहिक रूप से अगर विकसित और विकासशील देशों दोनों को अगर देखा जाए, विकसित देश और विकासशील दोनों देशों का सम्मिलित रूप से अगर पूरे विश्व का जनसंख्या वृद्धि दर वर्तमान समय में कितनी है, तो बच्चों आप लोग को डाटा याद करना है कि जो वार्षिक वृद्धि दर है वो 1.2 है। और भारत भी जो है वर्तमान समय में जो शुरुआत में 2011 की जनगणना हुई थी उस समय जो है भारत की वृद्धि दर 1.763 थी, लेकिन वर्तमान समय में घटते घटते वो 1.2 पर आ गया है। और ये निरंतर 1981 से जनसंख्या वृद्धि भारत की बढ़ रही है, लेकिन जनसंख्या वृद्धि दर 1981 से लगातार घट रही है, जो कि हमारे लिए शुभ संकेत है। अब हम देखेंगे एक डाटा आपके सामने प्रस्तुत किए हैं, इसको देखने से आप लोग विश्व की जनसंख्या की वृद्धि की जो ट्रेंड्स है, जो प्रवृत्तियां है, उसको समझ में अच्छा से आ सकता है। डाटा देने का मुख्य उद्देश्य मेरा यही है। तो देखेंगे विश्व की जनसंख्या प्रथम शताब्दी में जो है ये जनसंख्या जो लिया गया है अरब में लिया गया है। 0.25 अरब का मतलब हुआ क्या, 20 करोड़। इसी तरह से पॉइंट वाले कितने में समझिए तो करोड़ में कन्वर्ट करेंगे तो ये 50 करोड़ हो जाएगा, यहाँ 70 करोड़ हो जाएगा, ये 90 करोड़। ये एक्चुअली इधर यहाँ से अरब स्टार्ट हो जाता है, जैसे 1 अरब 30 करोड़, 1 अरब 70 करोड़। तो यहाँ से तो देखेंगे शुरुआत में जिस समय प्रथम शताब्दी में देखिए, हालांकि ये अनुमानित डाटा है, उस समय प्रथम शताब्दी तक का तो डाटा एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन जो गणितीय मेथड है उसके हिसाब से निकाला गया है, तो उस समय अनुमान किया जाता है कि उस समय डाटा जो है 25 करोड़ हुई होगी। तो प्रथम शताब्दी में जहां 25 करोड़ आबादी थी, वही 1650 ईस्वी के आस पास जाते हुए जनसंख्या है जो जस्ट डबल हो गई। यानी कि प्रथम शताब्दी का कहने का मतलब है कि प्रथम ईस्वी से
यहाँ से जो है 1600 वर्ष लग गया, यहाँ से पृथ्वी से 50 करोड़ वर्ष आने में, यानी कि यहाँ 1 से 100 ईस्वी तक हम ले सकते हैं प्रथम शताब्दी में, 1 ईस्वी से लेके 100 ईस्वी तक, इसको कहेंगे प्रथम शताब्दी। तो इसमें 25 करोड़ थी, और वहां से फिर आने में इसको जो है 1550 वर्ष में जो है जनसंख्या जस्ट डबल हुई है। फिर हम देखेंगे कि वही जनसंख्या जो है 1750 में, जो कि औद्योगिक क्रांति का काल है, 1750 से आप लोग याद रखेंगे कि 1750 जो है यूरोपियन कंट्री में जो है औद्योगिक क्रांति होने लग गई थी, और वहां पर औद्योगिकरण, नगरीकरण को बढ़ावा दिया जाने लग गया था, और इसके वजह से जो है वहां पर जनसंख्या में तीव्रता आई। तो 1750 में विश्व की जनसंख्या 70 करोड़ के आसपास थी, वहीं 1800 ईस्वी में आते आते वो 90 करोड़ के आसपास पहुंच गई। फिर 1850 में वो जनसंख्या तेजी से बढ़ते हुए 19वीं और 20वीं शताब्दी आज से जनसंख्या वृद्धि में बहुत तीव्रता आई है। 1850 में जहां 1 अरब 30 करोड़ की आबादी हो गई, वहीं 1900 ईस्वी में 1 अरब 70 करोड़ की आबादी पूरे वर्ल्ड की जनसंख्या, पूरे विश्व की जनसंख्या हो गई। ये हम देखते हैं 1950 ईस्वी में वही आबादी, विश्व की आबादी 1 अरब 70 करोड़ से बढ़कर 2 अरब 50 करोड़ के आसपास हो गई। ये 6 अरब जो है 11 डेट भी याद रखिए, 11 मई 2000 को जो है जनसंख्या, पूरे विश्व की जनसंख्या जो है 6 अरब के आसपास पहुंच गई। और वर्तमान समय में 2019 के डाटा के अनुसार वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट 2019 के हिसाब से, ये जो डाटा हम यहाँ पर दिए हैं, ये जो है वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट जो है 2019 के हिसाब से ये आंकड़ा जो है 7, अभी वर्तमान समय में 2019 के अनुसार 7 अरब और 71 करोड़ की आबादी हो गई। और ये आगे जो है प्रक्षेपित जनसंख्या है, गणितीय विधि के द्वारा ये प्रक्षेपित जनसंख्या को निकाला जाता है। तो 2030 में अगर इसी रफ्तार से, जिस रफ्तार से भी जो जनसंख्या वृद्धि दर 1.2 है, अगर इसी रफ्तार से जनसंख्या बढ़ती रही तो 2030 ईस्वी तक जो है 8 अरब 50 करोड़ आबादी हो जाएगी, और 2050 ईस्वी तक पूरे विश्व की जनसंख्या 9 अरब 70 करोड़ के आसपास हो जाएगी। और इस 21वीं शताब्दी के अंत तक, अभी जो वर्तमान सदी चल रही है वो 21वीं शताब्दी चल रही है, तो 21वीं शताब्दी के लास्ट तक पूरी आबादी जो है 10.9 अरब, इसका मतलब है कि लगभग 11 अरब के आसपास जनसंख्या पूरी हो जाएगी। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि शुरुआत में जनसंख्या का ट्रेंड क्या रहा है, कम रहा है, लेकिन बाद में 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी में और 21वीं शताब्दी में तो और बढ़ने की उम्मीद है। तो 19वीं और 20वीं शताब्दी को याद रखेंगे कि जनसंख्या में बहुत तेज गति से बढ़ी है। फिर हम दूसरे स्तरों पर अगर देखेंगे, एक डाटा ये, इससे भी समझ सकते हैं, एक ट्रेंड इससे पता चलता है, दूसरा ट्रेंड दूसरे डाटा से पता चलेगा कि 1 अरब से 2 अरब होने में कितना वर्ष लग गया, 2 अरब से 3 अरब होने में कितना वर्ष लग गया, और 3 अरब से 4 अरब होने में कितना वर्ष लग गया, 4 अरब से 5 अरब होने में। तो इस तरह से पूरा हम देखेंगे। तो पूरी विश्व की आबादी जो है 1830 ईस्वी में 1 अरब मानी जाती है कि उस समय थी 1830। अब हम दूसरे रेखा चित्र पर नजर डालेंगे तो देखते हैं कि 1830 ईस्वी में पूरे विश्व की आबादी 1 अरब थी, वही आबादी 1930 में बढ़कर 2 अरब हो गई, यानी कि 1 अरब से 2 अरब होने में 1830 से 1930 तक का जो समय अंतराल है वो 100 वर्षों का है, यानी 1 अरब से 2 अरब की जनसंख्या आने में 100 वर्ष लग गई। फिर 1930 के बाद देखेंगे 1960 में विश्व की आबादी 3 अरब हो गई। तो इस दरमियान देखेंगे कि 1930 से 1960 यानी कि 30 वर्षों में फिर 1 करोड़ की आबादी पूरे विश्व की आबादी में जुट गई है। फिर 3 से 4 अरब होने में 1960 से 1975 ईस्वी
तक आने में उसे 15 वर्षों का समय लगा। फिर 1975 से 1987 ईस्वी तक आने में 4 अरब से 5 अरब जनसंख्या आने में उसे 12 वर्षों का समय लगा। फिर 1987 से 1999 तक आने में भी 12 वर्ष का समय लगा। यहां से भी यहां देखेंगे तो 12 वर्ष ही होगा। तो 5 अरब से 6 वर्ष भी आने में क्या है, 12 वर्ष का ही समय लगा। और लास्ट में हम देखेंगे 1999 से 2011 तक का अभी फाइनल डाटा है, तो उसके हिसाब से देखेंगे कि 7 अरब की आबादी 2011 ईस्वी में हो गई थी। और अनुमान किया जा रहा है कि जो ट्रेंड देख रहे हैं 12 वर्ष 12 वर्ष 12 वर्ष, अगर इसी ट्रेंड को फिर अगर हम आगे रखते हैं तो 2011 में 12 अगर जोड़ देते हैं तो 23 तक हमारा जो है पूरा विश्व की आबादी जो है 8 अरब के आसपास हो जाएगी। हालांकि 2019 के वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट 2019 के अनुसार जो है वर्तमान समय में आबादी 7.71 अरब तक तो पहुंच गई है। तो 3-4 सालों में ये जो जनसंख्या जो है 8 अरब के आसपास पहुंच जाएगी। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये भी एक ट्रेंड को बता रहा है ना। इसके बाद अगर हम पूरा देखेंगे, पूरा जनसंख्या वृद्धि को अगर हम देखते हैं वर्ल्ड वाइड रिस्पेक्ट में अगर देखते हैं तो पूरी आबादी में लगभग 8 करोड़ की जनसंख्या प्रत्येक साल जुट जाती है, जो कि लगभग जर्मनी के जनसंख्या के बराबर है। यानी कि पूरे विश्व की जनसंख्या में एक जर्मनी देश की जितनी जनसंख्या उतना आबादी हर एक साल जुटती जा रही है, जो कि समय के साथ एक विकराल समस्या धारण कर सकती है, खास करके विकसित देशों में नहीं बल्कि विकासशील देशों। तो बच्चों, यहाँ तक आप लोगों ने जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियों को 2 रेखा चित्र के माध्यम से आप लोग समझने का प्रयास किया गया है। अब हम अगला टॉपिक जनांगीय संक्रमण सिद्धांत को लेंगे और उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, अब हम दूसरे टॉपिक पे आएंगे, जनांगीय संक्रमण के सिद्धांत क्या है। जैसा कि आप लोगों को पहले बताया था कि जनांगीय क्या है, समाजशास्त्र की एक शाखा है जिसके तहत जो है जनसंख्या को अध्ययन किया जाता है। यहीं पर एक टर्म और समझ लेंगे, सेंसस क्या होता है। जनगणना और जनांगीय में दोनों में क्या अंतर है। तो जनसंख्या का अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं, जनांगीय करते हैं, लेकिन जनसंख्या के आंकड़े इकट्ठे करने को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंसस बोलते हैं। तो ये जो है भारतवर्ष में हर एक 10 वर्षों पर ये जनगणना होती है। अभी नेक्स्ट आगामी जनगणना 2011 ईस्वी में होगी और ये जनसंख्या के आंकड़े जो है सरकार के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं और परियोजनाओं को क्रियान्वित करने में ये सहायक होती है, इसलिए जनगणना किया भी जाता है। अब उसी से रिलेटेड एक थ्योरी है जिसको हम लोग कहेंगे जनांगीय संक्रमण सिद्धांत। एक्चुअली ये सिद्धांत जो है यूरोपीय और अमेरिकन देशों को ध्यान में रखते वहां की सामाजिक, सांस्कृतिक और जो स्थितियां थी उसको हिसाब से संक्रमण का सिद्धांत दिया गया। लेकिन ये महसूस किया गया कि विश्व के अन्य देशों पर भी इस जनांगीय संक्रमण सिद्धांत लागू होते हैं। इसी वजह से इस जनांगीय संक्रमण सिद्धांत की महत्ता अभी भी बरकरार बनी हुई है। ये सिद्धांत जो है W.S. थॉम्सन और फ्रैंक W. नेटेस्टीन, बाद के भी कई एक विद्वान जो है ब्लैकर और भी बहुत सारे विद्वान जो है सामाजिक वैज्ञानिक लोग जो है इसको संशोधित करने का काम किया। लेकिन जो मूल सिद्धांत है इन्हीं दोनों का सिद्धांत है, जिसमें पहला नाम W.S. थॉम्सन का था, जिन्होंने इसे संकल्पना के रूप में 1929 ईस्वी में प्रस्तुत किया था और उसमें थोड़ा संशोधन करते हुए फ्रैंक W. और नेटेस्टीन ने फाइनली 1945 ईस्वी में ये सिद्धांत देने का काम किया। इस सिद्धांत में कहा गया है कि कोई भी समाज किस तरह से ग्रामीण, खेतीहर और अशिक्षित से किस तरह से विभिन्न जनांगीय संक्रमण की अवस्थाओं से गुजरते हुए नगरीय, औद्योगिक और शिक्षित समाज में बदलता है,
है ना। कोई भी समाज ग्रामीण, खेतिहर और शिक्षित से विभिन्न जनांगीय संक्रमण की अवस्थाओं से गुजरते हुए किस तरह से नगरीय औद्योगिक शिक्षित समाज में बदलता है। तो हम देखेंगे यहाँ पर एक टर्म आया है संक्रमण। तो जनांगीय की जो विभिन्न अवस्थाएं होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संक्रमण बोलते हैं। तो ये संक्रमण 3 अवस्थाओं से होकर गुजरी है, जिसमें प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था और तृतीय अवस्था। प्रथम अवस्था को हम लोग बोलते हैं उतार चढ़ाव की अवस्था। प्रथम अवस्था को हम लोग बोलते हैं उतार चढ़ाव की अवस्था। उसी तरह से द्वितीय अवस्था को बोलते हैं जनसंख्या विस्फोट की अवस्था, और तीसरी अवस्था को बोलते हैं निम्न उतार चढ़ाव की अवस्था। इसको बच्चों हम लोग फिगर के द्वारा समझेंगे, फिगर से ज्यादा स्पष्ट होगा। प्रथम अवस्था में क्या होती है कि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च होती है। इसके दोनों उच्च होने के कारण जो है उच्च उतार चढ़ाव, इसीलिए इसको जो है उच्च उतार चढ़ाव की अवस्था भी कहा जाता है। यहाँ पर हम फिगर के माध्यम से देखेंगे कि एक्स एक्सिस पे हम समय को लिए हैं, टाइम को लिए हैं, और वाई एक्सिस पर जो अशोधित जन्म दर और अशोधित मृत्यु दर है उसको हम यहाँ पे लिए वाई एक्सिस पे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि समय के साथ किस तरह से जनसंख्या, ये कुल जनसंख्या को डिनोट कर रहा है कि जनसंख्या किस तरह से बढ़ रही है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो ऊपर वाला लाइन आप देख रहे हैं, यहाँ पर 3 तरह की लाइन को हमने दिखाया है। तो पहला जो ऊपर का लाइन ये देख रहे हैं कि जन्म दर को इंगित कर रहा है ये लाइन, और इसी तरह से ये वाला लाइन, यहाँ पर दोनों लाइन है, एक देख रहे हैं इधर से एक इधर से, 2 लाइन स्पष्ट है यहाँ पे। तो पहला ऊपर वाला जो है जन्म दर है और नीचे वाला मृत्यु दर है, और एक तीसरी लाइन भी आपको नजर दिख रहा होगा, एक तीसरी लाइन ये लाइन है। तो ये क्या है, दोनों का रिजल्टेंट है, जन्म दर और मृत्यु दर का रिजल्टेंट जो है उसका प्रभाव जो है जनसंख्या पर किस तरह से पड़ती है। तो ये कुल जनसंख्या को एक प्रदर्शित कर रहा है कि समय के साथ जनसंख्या किस तरह से वृद्धि हो रही है। तो प्रारंभ में जनसंख्या जो है शुरू में देखते हैं, प्रथम अवस्था में हम चर्चा करेंगे। यहाँ प्रथम अवस्था जिसको कि उतार और चढ़ाव की अवस्था। तो यहाँ पर क्या थी कि जन्म दर अधिक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं 1 से, अगर यहाँ पर 0 मान लिया जाए तो यहाँ 0 से 15 लिए है, 15 से 35 लिए है। तो प्रथम अवस्था में हम देख रहे हैं कि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों लगभग 35 के आसपास है। जन्म दर 35 है, जन्म दर और मृत्यु दर जो है क्या होता है, थोड़ा सा समझ लेंगे। यहाँ पे जन्म दर और मृत्यु दर क्या है। तो जन्म दर होता है कि किसी भी क्षेत्र में प्रति 1000 जनसंख्या में जीवित जन्म बच्चों की कुल संख्या को हम लोग जन्म दर बोलते हैं, और उसी तरह से मृत्यु दर बोलते हैं कि किसी भी क्षेत्र में 1 वर्ष में मरने वालों की संख्या को प्रति 1000 में जो गणना की जाती है उसी को मृत्यु दर का, यानी कि जन्म दर और मृत्यु दर कितना पे निकाला जाता है, प्रति 1000 पे निकाला जाता है। प्रति 1000 पर, ये भी प्रति 1000 पर। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पे जन्म दर और मृत्यु दर दोनों जो है कितना है, करीब 35 के आसपास है, पर 1000 35। जन्म दर भी 35 है, मृत्यु दर भी उसी के इर्द गिर्द है। इसके वजह से इस अवस्था में जनसंख्या बढ़ती नहीं है, जनसंख्या बढ़ती नहीं है। तो यहाँ पर फिगर को आप ऐसे नहीं, लगभग जनसंख्या जो है क्या है, अस्थिर है। इसका ट्रेंड देख रहे हैं कि लगभग जनसंख्या अस्थिर है। तो इसी वजह से हम इसको बोलते हैं क्या, उतार। कभी क्या होता है कि कभी जन्म दर, जैसे भारत में भी हम देखेंगे कि 1921 ईस्वी में क्या हो गया था कि जनसंख्या वहां पे डिक्लाइन कर गई थी। उसी तरह से हम देखेंगे आज से लगभग 200 वर्ष पहले तक संपूर्ण विश्व का लगभग सभी देश इसी अवस्था से गुजर रहा था। हालांकि आज वर्तमान समय में अफ्रीकन देश, खास
करके सोमालिया, सियरा लियोन, लाइबेरिया, ये सब कंट्री जो है इस दौर से गुजर रहा है। तो सब उप सहारा की बहुत से कंट्री है जो इसके अभी भी इसी अवस्था से गुजर रहे हैं। अब हम देखेंगे दूसरी अवस्था में क्या है। तो दूसरी यहाँ पर क्या होती है, यहाँ देख रहे हैं क्या, जन्म दर भी ऊंची है। प्रथम अवस्था में जन्म दर भी ऊंची है, जन्म दर और मृत्यु दर ये भी ऊंची है और ये मृत्यु दर भी ऊंची है। इससे उसका रिजल्टेंट प्रभाव होता है कि उसकी आबादी बहुत कम बढ़ती है। इसके पीछे और भी कारण कि इस समय जो है आज से 200-300 वर्ष पहले क्या औद्योगिक क्रांति नहीं हुई थी, मानव जनसंख्या जो है अधिक प्रकार की हुआ करती थी। उस समय चिकित्सा सुविधाओं का विकास बहुत कम हुआ था, शिक्षा का प्रचार प्रसार, जन जागरूकता लोगों में कम था। अल्टीमेटली है जो जनसंख्या उस रफ्तार से नहीं बढ़ती थी जिस रफ्तार से भी वर्तमान समय में बढ़ रही है। अब देखेंगे द्वितीय अवस्था में क्या होती है। तो द्वितीय अवस्था जो है जननांगीय संक्रमण की द्वितीय अवस्था में क्या हम देख रहे हैं कि जन्म दर में क्या हो रहा है, जन्म दर में कमी ह्रास हो रहा है, लेकिन मृत्यु दर क्या हो गई है, अचानक गिर गई है। मतलब द्वितीय अवस्था में मृत्यु दर में तीव्र गिरावट हो गई है, लेकिन जन्म दर अभी भी ऊंचा बना हुआ है। लेकिन इसमें भी एक जो ट्रेंड है कि धीरे धीरे ये भी घट रहा है। तो रिजल्टेंट क्या होता है कि द्वितीय अवस्था में दोनों का सम्मिलित प्रभाव से यहाँ पर जनसंख्या देख रहे हैं गैपिंग हो गया, यानी कि जनसंख्या का विस्फोट। जितना ज्यादा गैप रहेगा दोनों के बीच, समझिए कि वहां पर जनसंख्या विस्फोट उतना ही अधिक हुई होगी। तो भारत, जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है, अभी वर्तमान समय में देखेंगे कि भारत और चीन का जो जनसंख्या का बहुत क्या है, अधिक है। हालांकि अगर हम देखेंगे द्वितीय जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की अवस्था है, द्वितीय अवस्था, तो चाइना जो है यहाँ पर पहुंच गई है, लेकिन भारत अभी भी जो है कहाँ पर है, यहाँ पर है। क्योंकि यहाँ का बर्थ रेट अभी भी जो है, अगर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट अगर देखा जाए तो भारत का वर्तमान समय में जहाँ 1.2 ग्रोथ रेट के हिसाब से अभी वर्तमान समय में बढ़ रही है, वहीं पे चाइना जो है क्या है, उसका ग्रोथ रेट कितना है, 0.5, यानी कि आधा से भी कम जो है चाइना का। इसीलिए द्वितीय जननांगीय संक्रमण की द्वितीय अवस्था के वो अंतिम फेज तक गुजर गया, लेकिन भारत अभी भी द्वितीय अवस्था के मध्य चरण में अभी भी वर्तमान है। तो इसका दो महत्वपूर्ण उदाहरण रखेंगे, है ना। इसके बाद तीसरी अवस्था पर आ जाते हैं। यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ जन्म दर तो ऊंची बनी है, लेकिन मृत्यु दर में तीव्र गिरावट आ गई। तीव्र गिरावट आने के पीछे क्या कारण है कि चिकित्सा सुविधाओं का क्या हो गया, तीव्र प्रसार हो गया। और चिकित्सा सुविधाओं के प्रसार के साथ शिक्षा में प्रसार, जन जागरूकता में वृद्धि, इसके वजह से जो है लोग जो है अवेयर हो गए और मृत्यु दर कम गई। लेकिन जन्म दर अभी भी उस समय के प्रारंभिक अवस्था में तो कुछ रहती है, लेकिन बाद में फिर धीरे धीरे कम रही है, जो कि भारत का भी यही ट्रेंड है। 1981 ईस्वी के बाद जो है यहाँ से भारत में धीरे धीरे यहाँ पर अभी तक 2011 तक पहुंच गई है। अब हम तृतीय अवस्था में देखेंगे कि तृतीय अवस्था में क्या होती है। तो हम तृतीय अवस्था में देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है क्या है कि यहाँ पर भी यहाँ पर जन्म दर जो है क्या है, निम्न है, निम्न जन्म दर है, और मृत्यु दर भी निम्न है। दोनों निम्न है, और दोनों निम्न के कारण है जो जनसंख्या में क्या हो गई है, अल्टीमेटली जो है एक तरह के अस्थिर टाइप की बढ़ रही है, लेकिन कम गति से बढ़ रही है, लेकिन कम गति से बढ़ रही है वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में देखें। लेकिन इस तृतीय अवस्था में एक और देखेंगे, दूसरे तरह का ट्रेंड भी अभी वर्तमान समय में उभरा है, जो कि बहुत सारे यूरोपियन कंट्री, खास करके पश्चिम यूरोपीय कंट्री में आपको जो है फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इटली, ये सब कंट्री जो वहां की जनसंख्या, और भी रूस हो गया, इस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, ये सब कंट्री में जनसंख्या में ह्रास की प्रवृत्ति देखी जा रही है। जनसंख्या की ह्रास प्रवृत्ति का मतलब क्या हुआ कि वहां पर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट लगभग अस्थिर हो गई है।
और कुछ कुछ क्षेत्रों में तो जनसंख्या वृद्धि नहीं होकर के और वहां पे डिक्लाइन हो रही है। तो ये सब कंट्री को भी कुछ को याद रखना है। तो ये हो गया। इसमें जो है मुख्य रूप से तृतीय अवस्था में जापान, फ्रांस, इटली और भी बहुत से जो है विकसित कंट्री है इस तृतीय अवस्था। तो बच्चों ये सिद्धांत आप लोग को हम उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। ये जनसंख्या जनांकीय संक्रमण सिद्धांत बताता है कि कोई भी समाज कैसे ग्रामीण समाज से कैसे वो नगरीय में बदल रही है, तो कैसे कैसे नगरीय में बदल रही है। जो प्राथमिक समय में जो खेतिया है, जो कृषि पर डिपेंडेंट है, वो बाद के समय के साथ वो कैसे औद्योगिक प्रदेशों में बदल जाता है। फिर जो जनसंख्या पहले अशिक्षित है, वो जनसंख्या जन जागरूकता के कारण वो शिक्षित में बदल जाता है। तो ये सिद्धांत जो जाहिर करता है। अब बच्चों हम तीसरे टॉपिक पे आते हैं, जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। तो जनसंख्या नियंत्रण के उपाय में हम अगर विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे तो एक विकासशील देश की अलग प्रकार की समस्या है और विकसित देशों की अलग प्रकार की समस्या है। तो दोनों समस्याओं को अलग अलग तरह से उसको नियंत्रित करने का प्रयास करें। लेकिन यहाँ पर हम लोग विकासशील देश के बारे में पढ़ें, क्योंकि भारत भी जो है एक विकासशील कंट्री है। तो विकासशील देशों की जनसंख्या को कैसे नियंत्रित किया जाए, उस पर हम विशेष फोकस डालेंगे। तो हम देखेंगे कि जनसंख्या नियंत्रण के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। हालांकि जनसंख्या नियंत्रण के उपाय करने वाले में भारत सबसे पहला देश था, लेकिन फिर भी है जो भारत की आबादी अभी भी कंट्रोल से बाहर है। इस साल हमारे प्रधानमंत्री ने भी लाल किले की प्राचीर से है जो जनसंख्या नियंत्रण की बात कही है, और इस पे जो है आम जन को भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। सरकार जो सर्वप्रथम जो है 1952 ईस्वी में परिवार नियोजन का कार्यक्रम राष्ट्रीय जनसंख्या नीति भारत के द्वारा चलाई गई थी, और वर्तमान समय में 2000 में उसी जनसंख्या नीति को अपग्रेड किया गया है, जिसको नई जनसंख्या नीति कहा जाता है। और उसमें जो है बहुत सी सारी बातें हैं, उसमें जनसंख्या को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है उसका सारा टूल्स उसमें बताया गया है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम यहाँ पर जाहिर करना चाहेंगे कि पहला क्या है कि गर्भ निरोधक की सुगम व सस्ती उपलब्धता। जहां तक सरकार का काम है कि इसे मुक्त कर, मेरा जो सुझाव है कि इसे मुक्त किया जाना चाहिए। गर्भ निरोधक के जो भी उपाय है इसको सुगम बनाना चाहिए, सस्ती किया जाना चाहिए, और हो सके तो अगर सरकार के पास उतना जीडीपी में है तो उसको मुक्त किया जाना चाहिए। इससे जो है जनसंख्या नियंत्रित हो सकती है। दूसरा क्या है कि महिलाओं को बंध्याकरण के लिए सरकार हालांकि प्रोत्साहित भी कर रही है और सरकार कुछ पैसे भी देते हैं। तो महिलाओं को बंध्याकरण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और सरकार के द्वारा प्रलोभन भी दिए जा रहे हैं। दूसरा है कि सिर्फ महिलाओं का बंध्याकरण ही मुख्य उपाय नहीं है, इसके साथ पुरुष की नसबंदी भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर है जनसंख्या नियंत्रण के लिए। तो पुरुष भी इस पे विशेष बल दे। दूसरा क्या है कि सिर्फ जो है चिकित्सीय और ऑपरेशन ही इसका एक मात्र उपाय नहीं है, बल्कि दूसरा जनसंख्या नियंत्रण के एक महत्वपूर्ण उपाय में से है कि 2 बच्चों के बीच के अंतराल को भी अधिक रखा जाए। इससे ऑटोमेटिक जो है जनसंख्या नियंत्रित हो जाएगी। कम से कम 5 वर्ष का रहना चाहिए। बड़े परिवारों पर कर आरोपण, हम देख रहे हैं कि कुछ समाज में जो है एक परिवार में जो है 5 से 8, 10 तक बच्चे मिलते हैं। तो वैसे परिवार पर सरकार के द्वारा विशेष कर लगाया जाना चाहिए, ताकि जो है जो जनसंख्या जो है बढ़ाने के लिए आदमी विशेष सोच नहीं सके। तीसरा क्या है कि ये बहुत ही अच्छा उपाय है कि जब देख रहे हैं एक जनसंख्या नियंत्रण के उपायों में से शिक्षा का जिन क्षेत्रों में प्रचार प्रसार, जैसे केरल भारत का एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल ले सकते हैं, और विश्व के विकसित देशों में देख रहे हैं कि शिक्षा का जब प्रचार प्रसार हो गया तो वहां पर ऑटोमेटिक जनसंख्या क्या हो गई, नियंत्रित हो गई। इसलिए सरकार का भी पूरा बल है शिक्षा के कैसे प्रचार प्रसार किया जाए, और उसको शुरू से ही प्रारंभिक स्तर पर ही उसको इन सब बातों
उससे अवगत कराया जाए। तीसरा हम देखते हैं जन जागरूकता। सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार के विज्ञापनों के माध्यम से जो है आम जन को जो है प्रभावित कर इसके दुष्परिणामों को की ओर ध्यान आकृष्ट कर इसे नियंत्रित करने के लिए उपाय किए जा रहे हैं। और जन जागरूकता के लिए समय समय पर नाटक, गोष्ठी, सेमिनार ये सब का आयोजन किया जा सकता है। इससे जो है जनसंख्या नियंत्रण में जो है आमूलचूल परिवर्तन आ सकता है। ठीक है बच्चों, तो अभी तक हमने आज जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियां पहला टॉपिक पढ़ा, दूसरा टॉपिक जनसांख्यिकीय संक्रमण के सिद्धांत पढ़ा और तीसरा टॉपिक जनसंख्या नियंत्रण के उपाय पढ़े। और इसके तहत हमने दो तरह का टेबल का इस्तेमाल किया जनसंख्या वृद्धि को प्रवृत्ति को समझने के लिए। दो टेबल का इस्तेमाल किया और दूसरा जो है विकसित देश और विकासशील देशों की कैसी जनसंख्या प्रवृत्ति अलग अलग प्रकार की है और उसमें भी देशों के अगर स्तर पर देखा जाए तो उसमें भी जो है प्राकृतिक जो है विविधता है, एक प्रकार की प्रवृत्ति नहीं है। तो इसका हम लोगों ने अभी अध्ययन किया। दूसरा हम देखें जनसांख्यिकीय संक्रमण के सिद्धांत जो कि थॉमसन और मेटोस्टीन के द्वारा दिया गया है। इस तरह से कोई समाज जो है एक ग्रामीण समाज से नगरीय समाज में बदलती है, खेतीहर समाज से औद्योगिक समाज में बदलती है, शिक्षित से शिक्षित समाज में वो बदलती है और ये चार अवस्थाओं से होकर गुजरती है, जिसको कि हमने फिगर के द्वारा स्पष्ट किया। और भारत जो है, भारत के बारे में अगर बाद के वैज्ञानिकों ने इसे दो भागों में बांटा है। जो द्वितीय अवस्था है इसको दो भाग में बीच से ही बांट दिया है। तो यहाँ को कह देते हैं द्वितीय अवस्था, यहाँ को कहते हैं तृतीय अवस्था, इधर को चतुर्थ अवस्था। हालांकि कंसेप्ट यही है और यहीं से तृतीय और चतुर्थ अवस्था को और आगे विस्तार किया गया है। तो चार अवस्थाओं में बाद के वैज्ञानिकों ने बांटा है, लेकिन आप यहाँ पर जो एनसीईआरटी बुक में दिया गया है और हायर क्लास यही सिद्धांत बाद में हायर क्लास में भी पढ़ना है। लेकिन अभी फिलहाल जो है कोई भी सिद्धांत है उसका बेसिक चीज क्या है वो समझना है। तो अपना ध्यान स्तर को ध्यान में रखते हुए हमने बहुत ज्यादा डिटेल नहीं किया इसको, लेकिन इतना जरूर समझना है। तो इसके बारे में बताया कि तीन अवस्थाओं से होकर गुजरती है। किस तरह ये जन्म दर का लाइन है, ये मृत्यु दर का है और ये कुल जनसंख्या अल्टीमेटली किस तरह से बढ़ रही है और इसका हर एक अवस्था का कौन कौन सा फिलहाल जो है एग्जाम्पल है उसको हम स्पष्ट करने का प्रयास किए। एक से रूट बर्थ रेट CBR, रूट बर्थ अशोधित जन्म दर और इसको बोलते हैं अशोधित मृत्यु दर। एक्चुअली जन्म दर को निकालने के कई एक तरीके हैं, लेकिन उसमें से एक जो रूट बर्थ रेट जो निकाला जाता है वो सबसे मानक है। और उसी तरह से क्रूड डेथ रेट जो है मृत्यु दर को निकालने का सबसे अच्छा तरीका है। इस तरह से हमने CBR और CBR को यहाँ पे लिया। जन्म दर क्या है, मृत्यु दर क्या है, हम बताएं कि जन्म दर जो है वैसे तो दर जहां आता है तो प्रतिशत, जैसे वहां देख रहे थे जनसंख्या वृद्धि दर तो वहां प्रतिशत में हम लोग ले रहे थे, लेकिन यहाँ जन्म दर है तो एक इंटरनेशनल मानक है, उसको ध्यान में रखते हुए प्रति 1000 पे लिया जाता है ताकि विश्व के अन्य देशों के साथ उसका जो है तुलनात्मक अध्ययन किया जा सके कि कौन सा देश का जनसंख्या जन्म दर ऊंचा है, कौन सा किसका जो है जन्म दर नीचा है। और इसी को ध्यान में रखते हुए फिर WHO के द्वारा कुछ गाइडलाइंस जारी किए जाते हैं, सरकार के द्वारा कुछ जो है आवंटन भी दिया जाता है। तो ये हम यहाँ पर बताने का प्रयास किया कि किसी भी क्षेत्र में एक वर्ष में प्रति 1000 में जितने जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या हो उसी को जन्म दर कहते हैं और मृत्यु दर कहते हैं। किसी भी क्षेत्र में 1000 जनसंख्याओं में जितनी जो एक वर्ष में जितनी जनसंख्या डेथ कर जाती है, मर जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं मृत्यु दर। तो ये डर था कल हमने बताया था, जिसको कि आज हम बता दिए, वहां पर छूट गया था और उसी को सहारा लेते हुए ये सिद्धांत दिया गया है जन्म दर और मृत्यु दर को मद्देनजर रखते हुए। और फिर कुल आबादी ये दोनों से ही प्रभावित होती है, तो इस पे हम चर्चा करेंगे। अब हम तीसरा टॉपिक को बताए जनसंख्या नियंत्रण के उपाय में। जो पहला हम बताए कि जनसंख्या नियंत्रण के उपाय में विश्व के सबसे अग्रसर देशों में भारत ही है, लेकिन अभी भी भारत की जनसंख्या जो है नियंत्रण से बाहर है।
हालांकि ये जरूर है कि जनसंख्या वृद्धि दर 1981 के बाद उसका ट्रेंड जो है नीचे गया है, लेकिन जनसंख्या का आकार ही इतना अधिक है कि अल्टीमेटली है जो जनसंख्या अभी भी बढ़ रही है। और इसके तहत विभिन्न तरह के पॉइंट्स को हमने वर्णन किया जी। अब हम जो भी पढ़े हैं उसको थोड़ा सा मैप पर हम नजर रखेंगे कि कौन सा देश विकसित कंट्री है, कौन सा जो है विकासशील है और कौन सा अल्प विकसित कंट्री है, इसका भी एक समझ होना चाहिए। और हमारी 12वीं कक्षा में सेक्शन 1 के तहत जो 6 यूनिट है पूरा मैप वर्क से ही रिलेटेड है, तो हम मैप वर्क अलग से नहीं करेंगे बल्कि साथ साथ करते चलेंगे ताकि 6 यूनिट आपका कंप्लीट वैसा ही होते जाए। तो इसके तहत हम देखेंगे कि विश्व के जो विकसित कंट्री है वो कौन कौन से हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूनाइटेड स्टेट विश्व के विकसित कंट्रियों में शुमार है। यूएसए का यहाँ पर लोकेशन है जो हरा ग्रीन पार्ट देख रहे हैं। इसी तरह से यहाँ पे आपको ग्रेट ब्रिटेन यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ब्रिटेन है। यूके यूनाइटेड किंगडम भी उसको बोला जाता है ना। यूनाइटेड किंगडम से कहने का मतलब यहाँ पर छोटे छोटे और भी कंट्री है जो कि ब्रिटेन के अलावा, ग्रेट ब्रिटेन का मतलब पूरा सम्मिलित हो गया और ब्रिटेन का कहने का मतलब है कि एक सिंगल कंट्री, इसके तहत आयरलैंड वगैरह नहीं लिया जाएगा। तो ये चीज आप समझ गए, यहाँ पे ब्रिटेन है। और दूसरा ये छोटा देख रहे हैं यहाँ पर देखिए, ये वाला ये ग्रेट ब्रिटेन है। यहाँ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूएसए है। फिर यहीं पर विकसित कंट्री में आपको फ्रांस है, जर्मनी है, यहीं पे इटली है। फ्रांस, जर्मनी, इटली ये सब विकसित कंट्री में है। फिर जो है यहाँ पे जापान हो गया, फिर यहाँ पे रूस हो गया, है ना। इसी तरह से एक इजराइल यहाँ पर कंट्री है, छोटा सा है, ये भी विकसित कंट्री है। फिर साउथ कोरिया है, ठीक है ना। तो ये सब कंट्री है विकसित कंट्री। लेकिन अब हम देखेंगे विकासशील कंट्री कौन कौन है, यानी जो विकास की ओर अग्रसर कर रहे हैं। तो ईफ्सा याद रखेंगे आप लोग। ईफ्सा के तहत जो भी कंट्री है, जैसे इंडिया हो गया, ब्राजील हो गया, यहाँ देख रहे हैं भारत, ब्राजील, चाइना, इसके बाद साउथ अफ्रीका, ये सब बहुत तेज गति से बढ़ रहे हैं अभी वर्तमान समय में। तो ये सब विकासशील कंट्री है। 4-5 याद रखेंगे महत्वपूर्ण। उसी तरह से मैक्सिको भी विकासशील कंट्री है। ये उसके बाद अर्जेंटीना भी हो गया, एक अर्जेंटीना भी है विकासशील कंट्री में। आप याद रखेंगे विकासशील कंट्री के तहत और भी कुछ अफ्रीका के कुछ देश भी हैं। साउथ अफ्रीका जो है विकासशील के ही तहत, इसको जरूर याद रखेंगे। चलिए फिर हम अल्प विकसित कंट्री में कितना है, कुछ कुछ देश को मैप में देखने से होगा कि धीरे धीरे कहाँ उसका लोकेशन है वो याद होते जाए, क्योंकि बाद में हम आगे पढ़ाएंगे तो जब वर्ल्ड का बहुत सा कंट्री के बारे में बोलेंगे तो फिर उस समय दिमाग में आना चाहिए कि वर्ल्ड में उसका लोकेशन क्या है। लोकेशन जान जाने से बहुत सी चीज अपने आप स्पष्ट हो जाती है कि वहाँ की जलवायु कैसे हो सकती है, वहाँ का रहन सहन कैसा हो सकता है, ये आप इमेजिन कर सकते हैं। तो अल्प विकसित कंट्री में हम बताया कि उप सहारा की जो भी कंट्री है अफ्रीका, तो उप सहारा की कंट्री में यहाँ पर देख रहे हैं आप, यहाँ पर आप देख रहे हैं सियरा लियोन, लाइबेरिया, गिनी, ये सब कंट्री जो है, घाना, टोगो, बेनिन, लेबनान, है ना। लेबनान तो यहाँ पे है, लेकिन ये सब सहारा रीजन का जो भी कंट्री है, ये वाला जो देख रहे हैं, ये सभी जो है बहुत ही अभी भी प्रिमिटिव सोसाइटी यहाँ पे है। और भी है रवांडा, कांगो, जिम्बाब्वे, ये सब अफ्रीकन मुल्क का ही कंट्री है, जो कि जैसे देख रहे हैं यहाँ पर बताया, यहाँ पर बहुत सा कंट्री है। छोटा छोटा मैप में स्पष्ट आप लोग को पता चल रहा होगा, आप एटलस में देखेंगे ये सब जहां बता रहे हैं, पॉइंट आउट कर रहे हैं। फिर यहाँ पर हम देखेंगे, हालांकि यहाँ पर तो ये कंट्री जो है खनिज संसाधन की बहुलता के कारण ये सब कंट्री जो बहुत डेवलप है, लेकिन यहाँ पर भी जनसंख्या वृद्धि दर, जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बहुत अधिक है। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट में सर्वाधिक जो है वर्तमान समय में 2019 के अनुसार अगर बोला जाए तो लेबनान का ग्रोथ रेट सर्वाधिक है, जो कि यहाँ पर देखते हैं। यहीं पर जो है सीरिया और भी कंट्री है ना।
तो यहाँ पर लेबनान है, और ये ओमान देख रहे हैं। ओमान की जो है वर्ल्ड का जो है हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाले कंट्री में ये यहाँ पर होगा। फिर कतर है यहीं पर, कतर, ये सब पॉपुलेशन ग्रोथ अधिक वाले, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट अधिक वाले देश है। कतर हो गया, ओमान हो गया, उसके बाद बहरीन हो गया, कुवैत हो गया, ये सब कंट्री जो है सबका ग्रोथ रेट बहुत ही अधिक। देखेंगे कि बहुत सारे मुस्लिम कंट्री में ऐसे भी ये सब देख रहे हैं लगभग मुस्लिम कंट्री है, तो यहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बहुत ही अधिक है। और जगह की अपेक्षा जो है ये रीजन जो खास करके यहाँ पर देख रहे हैं, ये सब रीजन है ना, तो यहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बहुत ही अधिक है, और ये सब क्षेत्र में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बहुत ही कम है ना। इस तरह से कुछ कुछ देशों को हम लोग ने मैप के माध्यम से स्पष्ट करने का प्रयास किया, और कुछ कुछ कंट्री जो आए उसको हमने चर्चा की। ठीक है बच्चों, तो इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न है उसको अभी तक जो भी पढ़ा है उससे रिलेटेड जो भी प्रश्न है उसको आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे ब्लैक बोर्ड पे। तो इसमें पहला प्रश्न है कि जनांगिकी संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया? तो अभी जस्ट पहले ही पढ़ाए हैं, जनांगिकी संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? यहाँ टर्म देखना है सर्वप्रथम। तो सर्वप्रथम दो विद्वानों का नाम दिए थे, कौन कौन दिए थे? थॉमसन और नोटेस्टीन। इसमें से पहला नाम किसका था? थॉमसन, जो कि 1929 ईस्वी में दिए थे। इसका आंसर क्या होगा? थॉमसन, है ना, 1929। दूसरा है कि जनांगिकी चक्र की कितनी अवस्थाएं हैं? तो ये आपको नया टर्म लग रहा होगा कि जनांगिकी चक्र क्या है। तो एक्चुअली जो जनांगिकी संक्रमण की जो अवस्थाएं थी उसको सम्मिलित रूप से ही उसको जनांगिकी चक्र बोला जाता है। तो यहाँ आपको बताना है कि जनांगिकी चक्र की कितनी अवस्थाएं, आपको अवस्था बताना है। तो अवस्था भी तुरंत बताए हैं, कितनी अवस्थाएं हैं? 3 अवस्थाएं। जनांगिकी चक्र की कितनी अवस्थाएं हैं? 3 अवस्थाएं। तो इसका आंसर क्या होगा? 3 अवस्थाएं। फिर नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है कि जनांगिकी संक्रमण सिद्धांत की अवस्था को निम्न उतार चढ़ाव से, ध्यान देंगे, निम्न उतार चढ़ाव, यही अगर रहेगा उच्च उतार चढ़ाव तो आंसर बदल जाएगा। इसलिए जो कीवर्ड होते हैं क्वेश्चन के उस पर जरूर आप ध्यान देंगे। तो जनांगिकी संक्रमण की किस अवस्था को निम्न उतार चढ़ाव की अवस्था बोला जाता है? तो निम्न उतार चढ़ाव की अवस्था जो नीचे वाला जो था, जो था कौन था सबसे नीचे? तृतीय अवस्था। तृतीय अवस्था जो है जनांगिकी संक्रमण की निम्न उतार चढ़ाव की अवस्था उसे कहा जाता है। इसका आंसर क्या होगा? तृतीय अवस्था। फिर उसी तरह से हम देखेंगे चौथा प्रश्न, जनांगिकी संक्रमण की सिद्धांत की किस अवस्था को उच्च उतार चढ़ाव की अवस्था कहा जाता है? तो हम बताए थे सिद्धांत पढ़ाने के दरमियान कि जो पहला सिद्धांत है, सिद्धांत में जो प्रथम अवस्था थी वो क्या थी? उच्च उतार चढ़ाव की अवस्था थी, जिसका एग्जाम्पल सब सहारा रीजन के कंट्री आते हैं। और इसमें जो है निम्न उतार चढ़ाव की कंट्री में यूरोपियन देशों की कंट्री आते हैं, यूरोपीय महाद्वीप के बहुत सारे देश इसके साथ आते हैं। एग्जाम्पल जो आदत करते जाएंगे। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि जनांगिकी संक्रमण सिद्धांत की किस अवस्था को जनसंख्या विस्फोट की अवस्था कहते हैं? तो इसमें हिंट आपको दे रहे हैं कि इससे भारत और चाइना भी गुजर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि हम किस अवस्था की बात कर रहे हैं। तो जनसंख्या विस्फोट की अवस्था जो है कौन सी अवस्था है? द्वितीय अवस्था। द्वितीय अवस्था को जनसंख्या विस्फोट की अवस्था बोला है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न पे आएंगे कि विश्व के किन देशों में जनसंख्या की वृद्धि दर ऋणात्मक है? यहाँ का कीवर्ड यहाँ पर है क्या? वृद्धि दर। अगर यहाँ पर आता है विश्व की किन देशों में जनसंख्या की वृद्धि, यानी उसका आकार अगर आता है, उसके आकार से रहता है, नहीं प्रश्न यहाँ पर दूसरा है, विश्व के किन देशों में जनसंख्या की वृद्धि दर ऋणात्मक है? वृद्धि दर क्या है? ऋणात्मक है।
तो ऋणात्मक के बारे में बताए थे जब तृतीय फेज पढ़ा रहे थे धनात्मक संक्रमण की, तो उसमें कुछ कंट्री का नाम हम बताए थे, रसा, इस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। एक आंसर इसका नहीं होगा, बहुत से कंट्री है और समय के साथ साथ बदलते भी रहते हैं, लेकिन है कि कुछ जो चॉइस में जो रहेगा आपको उसको ध्यान में रखना है। ध्यान में पहले तो नजर दिलाएंगे जो यूरोपियन कंट्री होगा वही होगा, मैक्सिमम चांस बनेगा, और फिर उसमें से देखेंगे कि कौन सा देश है एप्रोप्रिएट आंसर, तो उस पर नजर रखेंगे। तो यूरोपियन देश के बहुत से कंट्री, अगर एक लाइन में आंसर होगा तो अगर महाद्वीप स्तर पर रहेगा तो यूरोप हो जाएगा, और नहीं तो फिर कोई कंट्री का आएगा, लेकिन यहाँ तो कंट्री पूछे तो कंट्री ही रहेगा। तो आप हमारी है एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, बहुत सा कंट्री है वहां पर, बुल्गारिया है ना, रूस हो गया, जापान हो गया, फ्रांस हो गया, इटली हो गया, स्पेन हो गया, ये सब कंट्री नहीं नाम। आगे देखेंगे विश्व की किस महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है, तो यहाँ पर वृद्धि दर सर्वाधिक है और महाद्वीप के बारे में पूछना, कीवर्ड महाद्वीप है और वृद्धि दर है, तो वृद्धि दर सर्वाधिक है। और यहाँ पर हम बताना चाह रहे थे कि अगर वृद्धि नहीं रहता और वृद्धि दर नहीं रहता, वृद्धि रहता और ब्रैकेट का कहा लिखा होता, तो इसका आंसर अलग हो जाता, तब इसका आंसर क्या होता, अगर सिर्फ वृद्धि रहता तो एशिया होता, लेकिन यहाँ पर वृद्धि दर, दो अलग अलग चीज है। वृद्धि दर तो हम प्रतिशत में कन्वर्ट करते हैं, जो भी निरपेक्ष आंकड़ा होता है उसको अगर प्रतिशत में कन्वर्ट कर देते हैं तो वही जो है जनसंख्या वृद्धि दर हो जाती है। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो महाद्वीपीय स्तर पर जो है किस महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है, तो हम बता रहे थे अफ्रीका के बहुत सारे कंट्री हैं, और अल्टीमेटली अगर पूरा महाद्वीप स्तर पर देखा जाएगा तो अफ्रीका, इसका आंसर क्या होगा, अफ्रीका ऐसा महाद्वीप है जहाँ की जनसंख्या वृद्धि दर अधिक है। और वही उसी अफ्रीका महाद्वीप का एक कंट्री नाइजीरिया है, जो विश्व की 2000 कल बता रहे थे आप लोगों को कि 2027 ईस्वी में जो प्रक्षेपित जनसंख्या दिया गया है UNFPA के द्वारा, तो तीसरी बड़ी जनसंख्या वाला देश बन जाएगा, तो वही अफ्रीका याद रखेंगे, इसका आंसर अफ्रीका होगा। आगे है नेक्स्ट प्रश्न, विश्व की किस महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि दर अस्थिर है, यहाँ देखेंगे टर्म महाद्वीप और उसका जनसंख्या वृद्धि दर अस्थिर है। तो तृतीय फेज ध्यान में अगर आपका रहेगा तो वहां एग्जाम्पल कौन सा महाद्वीप का देशों का एग्जाम्पल आता है, यूरोपियन कंट्री का आता है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, यूरोप। फिर यहाँ पर हम दो टर्म लिखे नेक्स्ट प्रश्न, प्राकृतिक वृद्धि दर और वास्तविक वृद्धि, ये दो टर्म को देना है, ध्यान देना है। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि किसको बोलते हैं, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर को किस सूत्र के द्वारा व्यक्त किया जाता है, यानी कि सूत्र को खोजना है, कैसे, यानी कि अगर डेफिनेशन जानेंगे तो सूत्र में कन्वर्ट कर देंगे उसको। और यहाँ पर है क्या, जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि को किस सूत्र के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो हम कल बता रहे थे कि जनसंख्या की वृद्धि को ही प्राकृतिक वृद्धि करते हैं। तो जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि क्या है, किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के दो समय अंतरालों के बीच जो जनसंख्या में परिवर्तन होता है उसको जनसंख्या वृद्धि कहते हैं, और उसी जनसंख्या वृद्धि को प्राकृतिक वृद्धि करते हैं। तो इसको अगर सूत्र के द्वारा अगर दिखाना रहेगा तो क्या हम कहेंगे, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि बराबर क्या होगा, जन्म माइनस उस क्षेत्र में होने वाले कुल जन्म और कुल मृत्यु को अगर घटा देंगे तो वही उसका क्या निकल जाएगा, प्राकृतिक वृद्धि हो जाएगा। तो सूत्र यही होगा, यहाँ पे लिख लेंगे कि जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि बराबर जन्म माइनस मृत्यु। आगे है जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि को किस सूत्र के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये दोनों जो प्रश्न कल का है ना, और कल ये तो बताया था लेकिन ये छूट गया था, तो हम चाहे कि जो छूटा हुआ क्वेश्चन के माध्यम से आ जाए आपके नजदीक और जानकारी आपको हो। तो ये नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है कि जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि को किस सूत्र के द्वारा। तो यहाँ पर किसी भी क्षेत्र या प्रदेश या देश को अगर देखेंगे तो सिर्फ जन्म माइनस मृत्यु
से ही उसका वास्तविक वृद्धि को डिनोट नहीं करेगा। कोई भी क्षेत्र में है, यहाँ पर अगर कोई देश है ये मान लिया जाए, तो यहाँ अगर जितना जन्म हो रहा है और इसको मृत्यु घटाने के लिए तो इसका प्राकृतिक वृद्धि को तो ये बता रहा है, लेकिन वास्तविक वृद्धि को प्रदर्शित करने के लिए वहां पर और क्या करना पड़ेगा कि वहां पर जो बाहर से कंट्री के जो लोग आ रहे हैं यहाँ पे और यहाँ पर रह रहे हैं अस्थायी रूप से, तो उसको क्या करेंगे, यानी कि अप्रवास को इसमें जोड़ देंगे। अप्रवास और उपप्रवास के बारे में बताए थे। अगर बाहर से मान लीजिए भारत है और इधर कोई कंट्री दूसरा है यूएसए, हम ये बताए थे यूएसए से अगर कोई आ रहा है यहाँ पर तो ये क्या हो गया भारत के लिए अप्रवास हो। तो भारत की जनसंख्या में जो जितना जन्म है और मृत्यु है उसको घटाने के बाद उसको क्या करेंगे, उसको जोड़ देंगे अप्रवास, क्योंकि ये भी जनसंख्या वास्तविक जनसंख्या तभी होगी ना जब इसको उसमें जोड़ेंगे। और फिर क्या हो सकता है, ये भी तो हो सकता है कि यहाँ के कुछ आदमी जो है क्या कहाँ चले जाए, यूएसए चले जाए। तो ये सब जो जनसंख्या यहाँ चली गई है और यहाँ जो आई है जो जुट गई और यहाँ से जो जाएगी जनसंख्या क्या हो जाएगी, घट जाएगी। उत्प्रवास और माइग्रेशन, इसको इनमाइग्रेशन बोलते हैं। तो यही इसका गणितीय सूत्र क्या है, जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि को किस सूत्र के द्वारा डिनोट किया जा सकता है, तो लिखेंगे जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि बराबर जन्म माइनस मृत्यु प्लस अप्रवास और माइनस उत्प्रवास। इस तरह से ये पूरा क्वेश्चन के माध्यम से हम समझाने का कुछ प्रयास किए। और इसमें एक जो है लास्ट जो है क्वेश्चन आप लोगों को जो बराबर देते रहते हैं सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, जो चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है वो आपके ऊपर छोड़ देते हैं। अगर बढ़िया से क्लास सुने होइएगा तो इसको बढ़िया से आप लिख पाएंगे। क्वेश्चन है कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का सचित्र वर्णन करें। तो यहाँ पर ये कीवर्ड है सचित्र। परीक्षा में अगर सिर्फ लिख दीजिएगा थ्योरेटिकल बात तो आधा ही नंबर आएगा, लेकिन अगर चित्र अगर बना दीजिएगा तो आप 80-90% के भागीदार होंगे। इसलिए अगर सचित्र दिया हुआ तो चित्र को जरूर बनाएंगे और किस तरह से फेज बाय फेज उसको लिखना है, जो कि अभी हम प्रीवियस क्लास में बता चुके हैं। तो इस तरह से पूरा एक चैप्टर बच्चों समाप्त हो गया। और नेक्स्ट दिन जब हम आएंगे तो यूनिट 2 का, ये यूनिट 2 का फर्स्ट चैप्टर था जो कि दो क्लास में खत्म हुआ। फिर नेक्स्ट दिन जब हम आएंगे तो इसका दूसरा चैप्टर लेंगे, फिर नेक्स्ट दिन जब आएंगे तो इसका तीसरा चैप्टर लेंगे। ये यूनिट जो सेकेंड जो दूसरा यूनिट है ये 3 चैप्टर में बटा हुआ है। तो आज जो है पहला चैप्टर पूरी तरह से समाप्त हो गया। ठीक, थैंक यू बच्चों।